राइट, हमारे साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पूर्व डायरेक्टर कर्नल सिंह साहब जुड़े हुए हैं सीधे दिल्ली से लाइव वीडियो लिंक के थ्रू। मैं उनके पास वापस आपको लेकर चलता हूं। कर्नल सिंह साहब, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। आपका लंबा पुलिसिंग का फील्ड का एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह की कहानी प्लॉट की यूपीएसटीएफ ने, ये कहानी कुछ सर हजम नहीं होती है सर। थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस का अभाव था इस कहानी में। देखिए, किसी भी इंसिडेंट्स को ये नहीं कह सकते कि गलत है या क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। और इसलिए ये कहना कि बिकॉज ये स्टोरी इस तरह की है इसलिए गलती होगी, वो ठीक नहीं है। हमें वेट करना चाहिए इंक्वायरी का, और इंक्वायरी के बाद हम बताएं कि क्या गलत है क्या सही है। हो सकता है इंक्वायरी में सारी चीज़ सही आए, तो पहले से मन बना लेना कि ये गलती है, वो भी एक जो इम्पार्शियलिटी है उसके खिलाफ है। जी, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि एक पॉपुलर डिमांड के तहत पुलिस उस प्रेशर में आकर विकास दुबे का तो किया ही किया, लेकिन 6 और लोग भी जो मारे गए हैं उनको लेकर प्रश्न खड़े होते हैं कि कोई पॉपुलर डिमांड पे पुलिस काम नहीं कर सकती और ना ही उनको करना चाहिए। बेसिकली मैंने बताया दो प्रोविजंस हैं जहां पर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। एक सेक्शन 100 आईपीसी का और एक सेक्शन 46 सीआरपीसी का, और पुलिस इन्हीं के तहत काम करती है। अगर इनके बाहर कोई काम करता है तो फिर वो पुलिस वाले जो हैं उनको फिर दिक्कत होती है बात में। जी, आपका अनुभव क्या कहता है कि ये विकास दुबे जैसे क्रिमिनल्स इतना दुस्साहस कहाँ से लाते हैं? अगर मैं मीडिया की थ्योरी या पुलिस की थ्योरी पे बिलीव करूं कि उसको मुखबिरी हो गई थी कि उसके घर छापा पड़ने वाला है, वो भाग भी तो सकता था, उसके पास ये विकल्प खुला हुआ था। सामान्य तौर पर अपराधी भाग जाते हैं, हमने भी यही सुना था। 21-22 साल पत्रकारिता करते हो गए, लेकिन इसने ये क्यों ठाना कि आज पुलिस को सबक सिखाना है? ये किस तरह की क्रिमिनल मेंटेलिटी है? कहीं ना कहीं कुछ क्रिमिनल्स के दिमाग में ये आ जाता है कि वो कानून से ऊपर उठ गए हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उनकी इस मानसिकता के कारण ही इस तरह के इंसिडेंट होते हैं कि पुलिस पे फायर कर देना। और ये तो बहुत ही विभत्स इंसिडेंट हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये पावरफुल हैं और कानून इनके सामने कुछ नहीं है। सर, जब दाऊद इब्राहिम भाग सकता है, छोटा शकील भाग सकता है, नीरव मोदी भाग सकता है, तो ये विकास दुबे भागने की बजाय इसने पुलिस से लड़ने का मंसूबा क्यों बनाया? सर, ये मैं अभी तक कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं कि इसके पीछे के क्या मनोविज्ञान हो सकता है सर। मनोविज्ञान तो यही है कि भी हम बच सकते हैं, जो भी हम कार्य करेंगे उससे बच सकते हैं। हम नहीं पकड़ेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही किसी क्रिमिनल ने पुलिस पे फायर किया हो। पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पुलिस पकड़ने गई है और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। तो उस समय डिपेंड करता है उसकी अपनी मानसिकता क्या है क्रिमिनल की। सर, मैंने नहीं देखा कि कभी कोई इतना मोर्चेबंदी करके 20-30 शूटरों के साथ पुलिस को चारों तरफ से घेर कर मार रहा हो। ये फिल्मों में सुना था सर, पर इस दुर्दांत अपराधी की हौसला देखिए। आपका भी अनुभव रहा होगा, कहीं इस तरह की घटनाओं में आपने कहीं सुना कि ऐसा भी हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, पहले भी हुए हैं। मुझे स्पेशल सेल का मालूम है, हमारी टीम पकड़ने गई थी क्रिमिनल को, उसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर मारा गया था। ये पानीपत का केस है। तो ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन क्या है। जब आप ऐसे किसी क्रिमिनल्स को दबोचने जाते हैं, पकड़ने जाते हैं, गिरफ्तारी करने जाते हैं या मुठभेड़ करने जाते हैं, जो भी करने जाते हो, आपको क्या क्या असेसमेंट करना चाहिए? आप थोड़ा अपने जूनियर्स को बताइए जो इस वक्त फील्ड में तैनात हैं, अपने अनुभव बांटिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो हो गया उसकी जांच चलेगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। एज ए सीनियर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? कि पहली चीज़ तो है कि असेसमेंट होना चाहिए। जहाँ आप सर्च करने जा रहे हैं वो कैसी जगह है, वहाँ पर उसके साथ और कौन हो सकते हैं, क्या क्या हथियार इन लोगों के पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, और क्या हमारे पास नाकेबंदी के लिए पूरी फोर्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप कम फोर्स के साथ जाते हो और अगर बहुत ही डेडिड क्रिमिनल है तो फिर ये भी ज़रूरत हो सकती है कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के वहाँ पर जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं जो एक पुलिस ऑफिसर को ध्यान देनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन वो किस जगह सर्च करने जा रहा है या किस जगह रेड करने जा रहा है। टाइमिंग का बहुत विशेष ध्यान क्या रखते हैं आपको? क्या ये जरूरी था कि रात में 1 बजे उसके घर दबिश दी जाए? ये भी तो हो सकता था कि दिन में जाना चाहिए था। जनरली जब किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाते हो तो ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि वो घर पे होना चाहिए। और ये 1 बजे से 3 बजे का टाइम ऐसा होता है कि ये माना जाता है वो सो रहा होगा।
बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस समय जाया जाए। जिस समय पुलिस को लगता है कि क्रिमिनल अवेलेबल हो सकता है, वो उसी समय सर्च करते हैं। जी, एक चीज़ आपने और सुनी होगी कि ये इतना बड़ा अपराधी था कि पिछले 30 सालों से छिपा हुआ बैठा था। मुझे हैरानी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई बड़ी क्यों नहीं हुई, जबकि एक मंत्री की थाने के भीतर घुस के ये हत्या कर चुका था, 10 और हत्याएं कर चुका था। इसने एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था, अनुमान है कि 500 करोड़ से ज़्यादा। आप जिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे हैं वो डिपार्टमेंट भी इसकी इंक्वायरी शुरू कर चुका है। अमूमन आपका अनुभव क्या कहता है कि इस तरह के अपराधियों का आर्थिक साम्राज्य किस प्रकार का होता है, असेट्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें ट्रैक किया जाना चाहिए? इनके असेट्स जो हैं कुछ तो अपने नाम के होंगे, बट अधिकतर असेट्स कुछ और लोगों के नाम पे रखते हैं। ये जो बेनामी है उसमें इंडस्ट्री भी लगा लेते हैं कई बार, ये बैंक अकाउंट फॉरेन कंट्री में भी पैसे ले जाते हैं, और एक आदमी नहीं डिफरेंट लोगों के नाम पे पैसे होंगे, इनके प्रॉपर्टीज होंगी। इसलिए इनके ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी कि कहाँ का इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, किस किस के नाम से इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सारा इनको निकालना पड़ेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। जी, तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी या हम ये उम्मीद करें कि इस प्रकार की जांचें जल्दी निपटती हैं? अनुभव क्या कहता है आपका? एक तो मैं आपको बताऊं कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है, इंक्वायरी का SIT बनाई है। मैं उसमें दाद देता हूँ वहाँ के यूपी के चीफ मिनिस्टर की, योगी साहब की, कि उन्होंने जो ऑर्डर किया है पुलिस और क्रिमिनल नेक्सस पर्टिकुलरली इस केस में निकालने के लिए जी, पूरा ऑर्डर किया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें देखनी है। जैसे अगर मैं देखूँ उसमें उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ जितने भी केसेस थे उनमें क्या एक्शन लिया गया आज तक, दूसरा इसके एसोसिएट्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, तीसरे इनकी बेल कैंसिल क्यों नहीं कराई गई, चौथा जो है उन्होंने कहा है कि जितनी जी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, जी, उन पे एक्शन, उनके तहत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इंटेलिजेंस कलेक्शन क्यों ठीक नहीं थी कि इनके पास कितने वेपन्स हो सकते हैं जब रेड डालने जा रहे हैं? इसके पास, इन लोगों के पास लाइसेंस्ड वेपन कैसे हैं? तो ये इंडिकेट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल कमिटेड है क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज निकालने के लिए, और ये मेरे साथ बहुत अच्छा है। एक वन लास्ट क्वेश्चन सर, क्या आपको लगता है कि इज इट राइट टाइम कि अब हमको वर्टिकली पुलिस रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर इतनी ज़्यादा कमियां हैं, कुछ इस तरह के ब्लैक शिप्स आ गए हैं। आपने देखा होगा कि इसमें मुखबिरी की भी बात कही गई है, पूरे सिस्टम पर सवाल उठे हैं जिनकी सबकी जांच होना अब शुरू होगी। प्रश्न इस बात का उठता है कि क्या ये सही वक्त है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़े रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करें? आप क्या सजेस्ट करेंगे? पूरा जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जी, उसको एक की जरूरत है। जी, पुलिस किसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वो खतरा है। ऑलराइट, मुझे लगता है ऐसा कि उनसे मेरा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल सिंह साहब। हमारे साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पूर्व डायरेक्टर कर्नल सिंह साहब जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अनुभवों को बांटा और ये बताया कि इस तरह की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या सबक लेना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, और जब आप किसी बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने या छापा मारने जाते हैं तो आपको कितने असेसमेंट्स करने होते हैं, फायर पावर उसकी कितनी असेस करनी होती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कितनी करनी होती है, प्रोफेशनल पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन, इन सारे विषयों पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात कही। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर वो टेलीविजन पे आते नहीं, बट हमारे विशेष अनुरोध पर उन्होंने आना स्वीकार किया, वो भी संडे के दिन। मैं उनका विशेष आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल सिंह जी। एक छोटा सा ब्रेक बहनों भाइयों, तुरंत लौटेंगे और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे।